एंथैल्पी चेंजेस एंथैल्पी चेंजेस पिछले साल में काफी अच्छे और आसान थे, दे वर सिंपलर, दे वर इजियर, और इन पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं आते थे। ए लेवल्स में एंथैल्पी चेंजेस को कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के लिए बहुत कॉमनली मैनिपुलेट किया जाता है, और वही चीजें जो तब आसान थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेंगी। दो दे आर स्टिल इजी, दे कैन बी टैकल्ड इजीली, बट यू नीड टू हैव अ प्रीटी गुड ग्रास्प एट द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। So let's start with enthalpy changes. Exothermic or endothermic हम कैसे define करते हैं? Now chemical reactions that transfer heat energy to the surrounding are described as exothermic. ठीक है? Exothermic reaction में temperature surroundings का increase करता है. For example, जब magnesium sulfuric acid से किसी एक test tube में react करता है, ठीक है? Energy released होती है, transfer होती है to the surroundings, temperature reaction mixture का, temperature tube का, ट्यूब के अंदर प्रेजेंट एयर का, ये सब सराउंडिंग का हिस्सा है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, सही। सो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। अब सराउंडिंग में क्या क्या इंक्लूड है? वो सॉल्वेंट, जो इस केस में वाटर है, एयर अराउंड द टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ, एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, एनीथिंग डिपिंग इनटू द टेस्ट ट्यूब, फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर, सब सराउंडिंग्स में आता है। Exothermic reactions में से combustion of fuel, oxidation of carbohydrates in the body of animals, plants, जिसे हम respiration भी कहते हैं, aerobic respiration हो, anaerobic respiration हो, दोनों exothermic होती हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ वाटर क्विकलाइन के साथ, या ऐसे काफी सारी और एग्जांपल्स भी हमारे पास बनती हैं जो हमारे पास हमेशा एक्सोथर्मिक होती हैं। याद रखिए, हमने आईजीसीएसई में भी कुछ रिएक्शंस को स्पेसिफिकली कैटेगराइज किया था टू बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कुछ को ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एक्सो या एंडोथर्मिक हो सकते हैं, ठीक। तो हम उसी तरह से यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द अदर टाइप। वो रिएक्शंस जो एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ऐसी सूरत में सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड से इन अ टेस्ट ट्यूब, the temperature of reaction mixture in the tube decreases because the citric acid and the sodium hydrogen carbonate are absorbing the heat energy from the solvent, the test tube and the air. ऐसी केस में हमारे पास क्या होगा? जो या जिस तरह कूलिंग पैक्स होते हैं जब ट्रीट करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के लिए, कूलिंग पैक्स के लिए ये होता है कि उन्हें रब या प्रेस करना पड़ता है पैक को, ठीक है, जिसके अंदर वाटर, अमोनियम क्लोराइड में क्रिस्टल्स मिक्स होते हैं। जैसे वो क्रिस्टल्स डिजॉल्व होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है सराउंडिंग से, कूल करती है इंजरी को उसकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में फिर हमारे पास क्या इंक्लूड होता है? डिकम्पोजिशन लाइमस्टोन की बाय हीटिंग। एक्चुअली तमाम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, जिसमें हीट एनर्जी सॉरी जिसमें लाइट एनर्जी एक्चुअली में सप्लाई होती है बाय सनलाइट, ठीक है, और डिसॉल्व करना सर्टेन अमोनियम सॉल्ट्स को वाटर में, वो भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब किसी भी किस्म के प्रोसेस को डिस्कस करना, ठीक है, ये एक्सो या एंडोथर्मिक हो सकता है, सही है। तो हमारे पास उसने डिफरेंट प्रोसेसेस यहाँ पे बताए हुए हैं। आई होप आप उनको एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। इसके लिए अगर आपको दोबारा अपनी आईजीसीएसई या ओ लेवल की बुक दोबारा रेफर करनी पड़ती है, जरूर कर लें, आपको देखकर अंदाजा हो जाएगा कि ये एक्सो है या एंडोथर्मिक है। एंथैल्पी चेंजेस एंड एंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम्स, ठीक, ये भी हमने आईजीसीएसई के अंदर ड्रॉ की थी, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ रूल्स, सर्टेन रूल्स ज्यादा अच्छे तरीके से स्पेसिफाई कर देंगे, सो इट वुड बिकम easier over here to work with these. एनर्जी एक्सचेंज जो एक केमिकल रिएक्शन में और सराउंडिंग्स में होता है किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर, उसे हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। व्हाई अ कांस्टेंट प्रेशर? सिंस द प्रेशर अराउंड द अर्थ फॉर मोस्ट ऑफ द एरियाज एट द ओशन लेवल इज इजियर, हम कहते हैं कि वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क कर रहे होते हैं, तो इट बिकम्स इजी कि हम उसके हिसाब से इसको कांस्टेंट प्रेशर पे करें। तो एंथैल्पी चेंज के लिए बात करना, एनर्जी एक्सचेंज के लिए बात करना, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की सराउंडिंग से कांस्टेंट प्रेशर, जो कि यूजली हमारे केस में 1 एटमॉस्फेरिक होता है, हम इसे 101 या 100 किलो पास्कल्स भी समटाइम कह देते हैं। मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू वुड बी 101 किलो पास्कल्स, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एंथैल्पी चेंज होगा। एंथैल्पी टोटल एनर्जी एसोसिएटेड होती है विद द मटेरियल्स दैट रिएक्ट। सिंबल एंथैल्पी के लिए कैपिटल एच होता है, रिमेंबर कैपिटल एच एंड नॉट स्मॉल एच, ठीक। हम एंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, बल्कि हम एंथैल्पी चेंज को मेजर करते हैं, ठीक है।
These are two different things. डायरेक्टली एंथैल्पी मेजर नहीं होगी, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड मेजर नहीं होगी, लेकिन जो चेंज होगा वो जरूर हो सकता है जब हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है अपनी सराउंडिंग से। ठीक है, तो हम डेल्टा एच को एंथैल्पी चेंज कहते हैं। रिमेंबर डेल्टा इज फॉर एंथैल्पी चेंज, नॉट जस्ट एंथैल्पी। H products minus H reactants, enthalpy of products और enthalpy of reactants को subtract करके। ठीक है, डेल्टा लेटर से आप फेमिलियर हैं, ये हम चेंज के लिए शो करते हैं। ठीक है, यूजुअली ये हम नोटिसेबल और बिग चेंज के लिए शो करते हैं। बाजों पे आपके पास मैथ्स या फिजिक्स में डी भी आएगा, वो स्मॉल चेंज के लिए शो होगा। ठीक है ना, for example, delta T means a change in temperature and delta H means that it change in enthalpy. The values of enthalpy change are kilojoules per mole and delta T of course जो भी आप temperature difference ले रहे हैं वो centigrade भी हो सकता है, वो Kelvin भी हो सकता है, वो कोई भी आपका temperature scale under consumption हो सकता है। ठीक है, we draw reaction pathway diagrams, इन्हें हम enthalpy profile diagrams भी कहते हैं। ये enthalpy changes को show करते हैं। ये reactants और products को बता रहे होते हैं on y axis, x axis पे हम reaction pathway बताते हैं। reactants left पर, products right पर होते हैं हमेशा। reaction pathway diagrams ये कुछ basics बता रहा है। Though you're familiar with the basics, but here basics are more important since IGCS examiners are a little bit lenient as compared to A-level examiners. तो आपको बहुत सारे कन्वेंशन का ख्याल रखना पड़ता है। इफ यू ट्राई टू चेंज द कन्वेंशन इट रिजल्ट्स इन कटिंग ऑफ मार्क्स। ठीक है, हम इसमें एक्टिवेशन एनर्जी या ईए को भी जरूर शो करेंगे, एज अ हम्प शो करेंगे अप एंड डाउन कर्व बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स के पास हो तो रिएक्शन हो जाता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा डेल्टा एच के लिए, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी रिएक्टिंग पार्टिकल्स की, वो फोर्स से कोलाइड करेंगे तो ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और न्यूअर बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, a generic concept for exothermic reaction। आपके पास एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग में, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमेशा रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, ऑन y एक्सिस एंथैल्पी चेंज स्केल। ठीक है, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी हमारे पास कम होती है, अगेन ऑन y एक्सिस। रिएक्शन पाथवे या प्रोग्रेस जो होता है हमारे पास हमेशा x एक्सिस में होता है। एक हम्प आता है, वो हम्प आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है, बाकी जितना होगा वो डेल्टा एच होगा। अगर इस स्पेसिफिक केस की बात करें फॉर द combustion of methane in the presence of oxygen, this is negative 890.3 kilojoule per mole, which means for per mole value of methane, which means for 16 grams of methane, this would be the energy change, and it's a pretty big change for that matter। और इसी वजह से हम इसे कॉमनली कुकिंग ऑफ फूड या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं, सिंस वेरी लाइट गैस एक्चुअली वर्क्स वेरी यूजफुली प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आपके पास अगर इसी रिएक्शन पाथवे के लिए जो H प्रोडक्ट्स की वैल्यू है और H रिएक्टेंट्स है, अब अगर आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। व्हाई, प्रोडक्ट्स लोअर वैल्यू पे हैं, रिएक्टेंट्स हायर वैल्यू पे हैं। लोअर, ठीक है, माइनस हायर means that your answer is going to be in negative। ठीक है, and that's why every time we talk about an exothermic reaction it is represented by a negative sign next to the delta H value, before the delta H value, actually not next to it। All right, जहां तक clear है? Yes, sir. I think this was all a revision, a much detailed revision, but most of it is something that you were already familiar with। इस पूरे रिएक्शन को इस तरह से लिख सकना इंपॉर्टेंट चीज है। रिमेंबर, इक्वेशन, करेक्ट रिएक्टेंट्स, करेक्ट प्रोडक्ट्स, स्टेट सिंबल्स, डेल्टा एच वैल्यू, units to be in kilojoules per mole with a proper negative or a positive sign, whichever one is that। ठीक है, that's how the equation has to be written, and just because you're in a hurry you can't skip a thing out of it। ठीक है, usually I've seen students to skip the state symbols। Usually I've seen students not to write this delta H is equal to and simply write this value। Don't do that। ठीक है, ये ना करें। Everyone knows you're racing against time। Everyone knows that every student is trying to manage time with respect to what he or she is to write, but that doesn't mean you skip small parts and you consider them useless। They are not। Everything written over here has a specific purpose, and that purpose is completed once it has been written over there।
all right? So make sure you don't miss it out. So negative sign shows this is exothermic. If we talk about endothermic, the graph would be a little bit different. Okay? Let's talk about the thermal decomposition of calcium carbonate at a specific temperature. The delta H value for that is plus 572 kilojoules per mole. All right. So you'd notice कि reactants जो हैं वो bottom पर हैं उसकी y-axis पर, products जो हैं वो top पर हैं. So of course, if you are going to take delta H of products minus delta H of reactants, that means you are subtracting a lower value from a higher value, and the answer is supposed to be positive, like over here. अब आप इसको देखें तो आपके पास एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है. बच्चे गलती करते हैं, वो समझते हैं ये हम होगी ये और ये डेल्टा एच होगा. एक्चुअली ये तो होना चाहिए, बट रिमेंबर विदाउट दिस डेल्टा एच it can't work alone. So this whole is EA and not just this alone. That would be wrong. अगर सिर्फ इतना दे दें आप इसे एनर्जी की फॉर्म में, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा. This reaction would only proceed to form the products if this whole value is given. सिर्फ इतने से भी काम नहीं बनेगा, सिर्फ इससे भी काम नहीं बनेगा. Whole of it is ये वो पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट को मैंने मोस्ट कॉमनली मिस्टेक करते देखा है. एंड देयर वो मिस्टेक जो होती है वो हो जाती है, पकड़ी जाती है. ठीक है. Plus, if you're gonna do it in theory, you're gonna get your marks cut. If you're gonna picking out a diagram from an MCQ paper, make sure you ponder upon this part particularly. Okay. So for an exothermic reaction, heat is lost from the reactants. Value of delta H is negative. That's another good way to remember why it's negative. Okay. For endothermic, heat is gained by the reactants. Okay. That's why delta H is positive. Now, मैं अपने स्टूडेंट से कॉमनली एक बात कहता हूँ, दिस थिंग एक्चुअली हेल्प्स देम विद फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री एज वेल एज एनी टॉपिक रिलेटेड टू दिस पोर्शन. हमारे पास हीट की चेंजेस और वर्क की चेंजेस यूजुअली फिजिक्स में होती हैं, और हमने उनके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के आइडियाज लगाने होते हैं. ठीक है. और ये अंदाजा लगाना होता है कौन सी चेंज होगी तो हम उसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे. What I usually come up with as a funny comment, and this makes it easier for the student to remember it. I usually term it as कि heat को आप energy के तौर पर या money के तौर पर लें. ठीक है. When the heat is lost from the reactants, जैसा कि उसने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, when energy is lost or money is lost, the sign is negative. जब आपके पास से पैसे चले जाएंगे, it will always be negative. Even if you're giving that money away to buy something of yours, it still is negative. पैसे निकल गया है. ठीक है. और अगर वही मनी आपके पास आती है, you get the money, ठीक है, गेन की बात हो, तो that is positive. So I always ask my students to consider heat as in terms of money. ठीक है. And when it's about work in physics, chemistry में उसका concept बहुत थोड़ा सा है, ना होने के बराबर. तो work को मैं हमेशा target करता हूँ as homework. When the homework has to be done by you, negative. When the homework is done on the system, done by something else, done by your sibling, छोटे बहन भाई को दो चक्कर लगवा के उसे homework करवा लिया, it's a happy moment. ठीक है. It's done by somebody else. So homework खुद करना पड़ जाए, negative. Homework कोई और कर दे, ठीक है, positive. So work done by the system, negative. Work done on the system, the exact phrases that we use in chemistry and physics, ठीक है. So that's positive. So I think this might come as a funny statement, but it would make it easier for you to remember how to work with these. Okay? When drawing reaction pathway diagrams, remember the activation energy arrow should start at the level of reactants and at the highest point on the energy hub. This is a very important part. ठीक है. अगर आपको खुद ड्रॉ करना पड़े तो ऐसी मिस्टेक ना करें. ठीक है. ड्राइंग्स बहुत कम होती हैं. 4 years में एक क्वेश्चन आता है ड्राइंग का. ठीक है. उसमें भी अगर आप उसे एग्जैक्ट सेंटर में ड्रॉ नहीं करते हैं, बल्कि एक साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक. थोड़ा सा तो आप जल्दी में कर सकते हैं कि ये एरो यहाँ पर आ जाए, लेकिन अगर ये एरो यहाँ तक आ गया, रॉन्ग. Everybody is in a hurry. You can't come up with that lamest of excuse. It's actually the oldest one in the book. ठीक है. Now, number two, when drawing the arrow for delta H, make sure the arrow points downwards for exothermic reaction and upwards for endothermic. एक ऐसा पॉइंट जिस पर मैं बहुत एम्फोसाइज करता हूँ आईजीसीएसई में भी, और सेम थिंग यहाँ पर भी. रिमेंबर, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो वो यूजली अपवर्ड एरो से, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसे एक डाउनवर्ड एरो से शो होना चाहिए.
रिमेंबर इन दोनों केसेस में हम बात कर रहे हैं डेल्टा एच की रेड वैल्यू के लिए, हम ब्लैक एरो या ईए के लिए बात नहीं कर रहे, हम उसके लिए बहुत पहले से बता चुके हुए हैं। एंड लेट मी अगेन कम अप विद दोज लाइंस, मैंने यहाँ पर मार्क भी किया था कि एक्टिवेशन एनर्जी की ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है, सो उसका एरो हमेशा ऊपर ही होगा। ठीक है, सो ये बात याद रखनी है कि इसका एरो हमेशा ऊपर होगा। Whenever we're going to do it in energy profile diagrams or other diagrams as well, it's always going to be positive. So if you keep these two things in mind, you're not going to make a mistake. Actually, there are four important points in here. They've only numbered two of those. Moving on, standard enthalpy changes. Now, the enthalpy changes in IGCSE were pretty easy since we talked about enthalpy changes. We talked about a couple of changes for neutralization and then combustion, and that's about it. We ended the topic. Here we're gonna extend the topic by discussing the standard conditions. So as the changes you may note, and any other person on any other part of the planet does, under standard conditions, the value has to be same for both of them because you're working in appropriate conditions. We call them as a standard. Now, let's define those standards first, and then we're going to move ahead and bifurcate different kinds of enthalpy changes as per their standard conditions. Now, to make any comparisons, there should be a fair comparison. चाहे वो कोई रेस हो, चाहे साइंस का एक एक्सपेरिमेंट हो, fair comparison is all that matters when it comes to comparisons. So same conditions use करेंगे, हम उन्हें standard conditions कहेंगे. Standard conditions को आगे चल के हम properly depict भी करेंगे. First and foremost, pressure. 101 kilopascals, 1.01 into 10 raised to power 5 pascals, approximately normal atmospheric pressure. Why approximately? The value is not exactly 101,000, the value is 101,325, इसलिए जो slight difference हमारे पास आ रहा होता है, इसकी वजह से यहाँ पर approximate का word है, और आप कभी भी इसे कहीं पर exact value नहीं लिखेंगे pressure की, atmospheric pressure से relate करते हुए. The moment you use the accurate or exact value, आप इसे गलत कर बैठेंगे, marks कट जाएंगे. ठीक है, so remember this term. Now, temperature, बेशक आपको values याद ना रहे, ये याद रखें कि ये approximate है. Temperature is 298 Kelvin. Since the room temperature we focus is 25 degrees centigrade, we add 273 to it for a conversion from Celsius to absolute or Kelvin. Remember, Kelvin को Kelvin temperature भी कहते हैं और absolute temperature भी कहते हैं. Since after this scale हमें कोई और temperature scale devise नहीं करना पड़ा. Hence absolute. Alright. Each substance involved in the reaction in its normal physical state, जो कि रूम टेम्परेचर पर इस टेम्परेचर प्रेशर पर होनी चाहिए, इसलिए नॉर्मल फिजिकल स्टेट की बात हो रही है. Be it solid, liquid or gas, whatever that is, at 101 kilopascal in this temperature. ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है. सिंबल हम ये यूज करेंगे. एंथैल्पी चेंज के ऊपर जैसे ही ये सिंबल आएगा, इसका मतलब ये है कि इन कंडीशंस को मीट अप किया गया. एंथैल्पी चेंज या कहीं पर भी ये नॉट सिंबल नहीं आता, ठीक है, इट मींस एनी ऑफ दीज, maybe any of these or some of these or maybe all of these conditions are different. So आप इस साइन से स्टैंडर्ड का अंदाजा लगाएंगे. ठीक, सो बच्चे समटाइम्स क्या करते हैं कि ये साइन होता भी नहीं है फिर भी अज्यूम कर लेते हैं, दैट्स नॉट राइट. ठीक है, अगर आपको अज्यूम करना है तो either somewhere in the sentence or the symbol should be there. Any of that works in question papers. Most of the time वो सेंटेंस में और इधर दोनों जगहों पर लिखते हैं. अगर वो सेंटेंस में लिख रहे हो, अगर वो सेंटेंस में ना भी लिखें, this not simply means you need to presume that there are the standard conditions have been met, चाहे वो सेंटेंस में ना भी लिखें. ठीक है, now you'd notice कि इन्होंने इसे इस तरह से शो किया. ठीक है, there is no point of discussion in methane, oxygen or carbon dioxide since they are all gases. But water, ठीक है, water इस reaction में liquid के तौर पे produce होता है, later on इस heat की वजह से change हो जाता है, but since we're carrying out the reaction at room temperature, we're going to mention it as liquid. ठीक, ये बात जहन में रखनी है. Sometimes students tend to write as gas over here क्योंकि जब ये reaction हो रहा होता है तो water gaseous form में नजर ही नहीं आता, liquid form में इकट्ठा होने या accumulate नहीं होता, actually gaseous form में उड़ जाता है. That's because of this much of heat is being produced. But doesn't mean कि अगर हम standard condition में ये वाले points लिख रहे हैं तो वो अपनी natural state में ना आए, वो natural state में कोड होगा. ठीक है, so moving on,
वैरायटी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, हमारे पास डिफरेंट एंथैल्पी चेंजेस होती हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन। मोस्ट जनरल केसेस में हम टर्म यूज करते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। लेट्स बाइफरकेट ऑल ऑफ दीज एंड डिस्कस देम एट द सेम प्लेस ताकि आपको समझ आए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड का वर्ड आते ही इसका मतलब है ये एंथैल्पी चेंजेस इन तमाम कंडीशंस को मीट कर रही होगी। द थ्री कंडीशंस वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, ठीक है। डेल्टा एच नॉट आर, ये नॉट प्रोनाउंस होगा। आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, सिंबल्स आपको याद रखने हैं ताकि आप बात कर सकें। नाउ enthalpy change of reaction is actually a bigger, broader term that can be used for any kind of reaction. Since it can be used for any kind of reaction, ठीक है, इसकी एंथैल्पी चेंजेस आपके पास एक्सोथर्मिक भी हो सकती हैं और एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं। रिमेंबर हमने स्टैंडर्ड का वर्ड यूज किया, तो स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, स्टेट सिंबल्स के साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में रिएक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल दिस फॉर्मेशन ऑफ वाटर, hydrogen and oxygen are gases, but they form liquid water, and this happens at an enthalpy change of this much. This is one of the equations and one of the values we specifically ask our students to cram. इस चैप्टर में बहुत सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस वैल्यूज हैं, ठीक है। हम दो वैल्यूज ऐसी हैं जो हम स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर वो क्रैम कर लेगा तो वो इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चंस बहुत स्विफ्टली कर जाएगा। फॉर द रेस्ट ऑफ देम एंड फॉर दीज टू, वैल्यूज गिवन होती हैं पेपर में, लेकिन अगर ना भी हो तो भी इसे क्विकली करने के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यू पेपर में भी you should remember the formation values for water and the formation values for carbon dioxide from their basic nutrients, means hydrogen and oxygen in case of water and carbon and oxygen in case of carbon dioxide respectively, ठीक है। सो आपने ये -286 किलो जूल पर मोल की रिएक्शन वैल्यू याद रख लेनी, ठीक। ये हमें क्या बता रहा है? अब इस रिएक्शन में हमने क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है? आप नोटिस करेंगे कि वाटर का 1 मोल लिया गया है और इन्हें बैलेंस करने के लिए हमने यू हाफ पुट अप किया। क्यों? इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास जो डिफाइनिंग वैल्यू है वो ये कि आप प्रोडक्ट का 1 मोल बना रहे होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से बना रहे होंगे, whatever the balancing factor you might need over here, you'll put them over here, और फिर जो एनर्जी होगी वो ही पर मोल कोट होगी। पर मोल का मतलब है कि यहाँ पे 1 मोल ही बनना चाहिए इसका। If you don't use these halves, you use whole numbers, you will wind up with two water molecules. Then this delta H naught value is -57, 572 kilojoules, and now you see there is no per mole written over here. यहाँ पर वो नहीं है, because this value is not for per mole of water. For per mole of water, आपको ये और ये molar numbers को आपस में divide करना पड़ेगा, and if you divide -572 by 2, your answer would turn out to be this, and then you can write per mole with it. And this actually leaves a wide open area for the Cambridge examiners to come up with different enticing, puzzling questions. ठीक है, क्योंकि वो कहीं पर परमोल लिखेंगे और कहीं पर परमोल छोड़ जाएंगे, और आपके लिए छोड़ जाएंगे कि आप पहले उस इक्वेशन को बैलेंस करें, इसका ये वाला नंबर फाइंड आउट करें, इस नंबर से इसे डिवाइड करें, फिर पर मोल वैल्यू निकले और फिर आप उसे फर्दर किसी और नेक्स्ट क्वांटिटेटिव किसी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में यूज करें। नीट ट्रिक, राइट? सिर्फ यहां पर मोल नहीं लिखा होगा और सारा कुछ खुद करना पड़ेगा, ठीक है? समझ रहे हैं क्या करना है? जी सर। Good, good, great. Okay, so standard enthalpy change of formation, delta H naught F. Formation means we're forming something, okay? So again, we're going to describe it as it should be. अब proper definitions आ रही हैं। Remember, standard enthalpy changes की definitions है, इनमें से कोई एक आधी definition exam में आ जाना past paper के हिसाब से common सी बात है। So this is one of those definitions which we ask the students to remember that may come as a part of question. Remember, हमने बताया हुआ है पेपर 2 और पेपर 4 में एक एक definition 2 marks के लिए आ सकती है।
These definitions can be one of those. So इसे अच्छी तरह से याद रखना है. So let's consider every part of the definition so you don't skip any of the keywords. Enthalpy change, जब 1 mole of compound form होगा, हम product की बात कर रहे हैं. From its elements under standard conditions. अब elements के ऊपर कोई बहस नहीं है कि वो कितने moles हैं. वो जो भी balancing moles बनेंगे हम वो numbers use कर लेंगे. वो fractions हैं, वो decimals हैं, does not matter. ठीक है. Reactants और products अपनी standard states में होने चाहिए. Symbol delta H naught F है. अगेन ये भी एक्सो या एंडोथर्मिक हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम डेल्टा एच एफ नॉट एच डेल्टा एच नॉट एफ की वैल्यू सपोर्ट करते हैं. ठीक है. और समटाइम्स ये बता देते हैं कि वो किसके लिए बात हो रही है. इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोड करने का पर्पस क्या है कि अगर ये इतनी सी चीज बता दी जाए और ये पूरी इक्वेशन ना लिखी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपने एलिमेंट्स से बन रहा है. तो ये आयरन से और ऑक्सीजन से बन रहा होगा, ये कार्बन से और सल्फर से बन रहा होगा, किसी और चीज से नहीं. तो आपको ऑटोमेटिकली जो मोस्ट प्रोबेबल उसकी फॉर्म्स अवेलेबल होंगी नेचुरल, आपको वो ही यूज करनी है. अगेन अ नीट ट्रिक, बस इतनी सी चीज कोट कर देते हैं. ठीक है. आपको ये क्वेश्चन खुद ही लिखनी है, खुद ही बैलेंस करनी है, इसका खुद ही 1 मोल निकालना है या उसके हिसाब से ये वैल्यू बता देनी है. या डेल्टा एच नॉट एफ की स्पेसिफिक वैल्यू अगर बता भी दें और उसका पर मोल ना हो तो भी ये ट्रिक हो सकता है. लेकिन ये ट्रिक मैंने ना होने के बराबर देखा है. मैंने देखा है कि चूंकि डेल्टा एच नॉट एफ होता है तो वो उसके साथ यूजली पर मोल बताते हैं, which makes it easier for you. आपने सिर्फ इक्वेशन की हद तक उसे फाइंड आउट करना होता है कि कितने मोल्स किस किस चीज क्या है, और फिर वो नंबर ऑफ मोल्स क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में लेटर ऑन यूज हो सकते हैं. ठीक. अब स्टेट सिंबल कार्बन का हमने ग्रेफाइट के लिए शो किया है. कार्बन की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं. कार्बन डायमंड भी है, कार्बन ग्रेफाइट भी है, कार्बन फुलरिंग्स या बकनिस्टर की फॉर्म में भी है. ये सभी कार्बन है, लेकिन ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल फॉर्म है और मैं स्टेबल फॉर्म को ही यूज करना चाहिए जब आप एंथैल्पी चेंजेस के लिए बात करें. ठीक है. तो कार्बन के अगर सिर्फ सॉलिड लिख लेना काफी नहीं है, ग्रेफाइट लिखा जा सकता है. लेकिन अगर सिर्फ सॉलिड लिख लें तो बहुत सारी इक्वेशंस या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको अंदाजा होगा कि मार्किंग स्कीम्स में सॉलिड लिखकर ठीक किए हुए हैं. कहीं कहीं मार्किंग स्कीम्स में ग्रेफाइट भी किया हुआ है. जहां पर मार्किंग स्कीम्स में आप ग्रेफाइट देखेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपके पास नंबर्स जो होंगे उसमें यूजुअली एक आधा मार्क ज्यादा रखा हुआ होगा. ठीक है. बहरहाल वो मार्क हो या ज्यादा या ना हो, आई आस्क माई स्टूडेंट्स टू बी ऑन द सेफ साइड. ठीक है. एंड आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स टू डू दैट. दिस यू गोना नोटिस समथिंग. ये pretty clever, right? Actually mentioning all the parts that are required by the examiner and not missing out any, still making a habit out of it to be very, very accurate about anything. I call this a topper's habit. बहुत सारी ये लेवल में ऐसी हैबिट्स हैं जो टॉपर्स की हैबिट्स होती हैं, और वो जितनी आप ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं आप उतना अच्छा ग्रेड टारगेट कर सकते हैं, इवन अ डिस्टिंक्शन. ठीक है. सो by definition standard enthalpy change of formation of any elements in its standard state is zero. ठीक है. अगर कोई एलिमेंट की फॉर्मेशन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में डिस्कस करेंगे तो वो जीरो होगी. ठीक. which means कि एलोट्रॉप्स को अपनी एक दूसरे की स्टेट्स में चेंज करने के लिए एंथैल्पी चेंजेस हमारे पास क्या हो सकती हैं, जीरो हो सकती हैं. हाँ, अलबत्ता जीरो से हट के कोई वैल्यू कंसिडर करनी होगी, क्वेश्चन में एग्जैक्ट सिनेरियो आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. क्या बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्वेश्चंस देखेंगे तो इस तरह की चीज समझ आएगी. और ऐसे एक दो क्वेश्चंस ही हैं, हार्डली 10 इयर्स के पेपर्स में ज्यादा नहीं. ठीक. बहरहाल, मूविंग ऑन. enthalpy change of combustion delta H naught C. Now, before I even start, I hope you understand that combustions are always exothermic. ठीक है. तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक होंगी और वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएंगी. ठीक. enthalpy change when 1 mole of substance is burnt in excess oxygen. अब यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज आता है. Now notice कि रिएक्शन में प्रोडक्ट का 1 मोल चाहिए था, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट का 1 मोल चाहिए था, डिफाइन भी वैसे किया है. यहां पर ऐसा नहीं है. यहां पर वो रिएक्टेंट जिसको हम कंबस्ट कर रहे हैं उसका 1 मोल चाहिए होगा. इट डज नॉट मैटर ऑक्सीजन कितना है, इट डज नॉट मैटर प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसका 1 मोल मैटर करता है. लिहाजा वो 1 होना चाहिए. बाकियों को आप जिस तरह भी फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में अरेंज करें, इट डज नॉट मैटर.
और ये बात आपको हर एंथैल्पी चेंज के लिए याद रखनी है कि उसमें आपको प्रोडक्ट का 1 मोल चाहिए तो उसकी स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन पूरी होगी, या रिएक्टेंट को चाहिए फिर स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन पूरी होगी। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए, स्टैंडर्ड के तीनों कंडीशंस मीट अप होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास सिंबल स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन डेल्टा एच नॉट सी है। एंथैल्पी चेंजेस ऑफ कंबस्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है। द सब्सटेंस जो कि कंबस्ट होता है वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। मसलन आप नोटिस करें उसने सल्फर को कंबस्ट किया है, उसके लिए भी डिस्कस किया है, उसने मीथेन को कंबस्ट किया, उसने उसके लिए भी डिस्कस किया। ठीक है, अगेन हम ब्रैकेट्स में विद स्टेट कोट कर देते हैं और फिर उस चीज की बात कर लेते हैं। विद स्टेट कोट करना इसलिए जरूरी है ताकि आप उसके ओरिजिनल स्टेट के हिसाब से डिस्कस कर सकें। व्हिच ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि मैंने स्टूडेंट्स को समटाइम्स ये भी करते देखा कि वो डेल्टा एच नॉट सी भी लिख देते हैं, ब्रैकेट में एलिमेंट भी लिख देते हैं, आगे नेगेटिव और वैल्यूज भी ठीक लिख लेते हैं, स्टेट सिंबल मिस कर जाते हैं। डोंट मिस दैट। अगर बुक नहीं कर रही है और बुक आपको मुसलसल एक बात समझा रही है तो जानबूझ के ऐसी हैबिट्स ना बनाएं जिसपे नंबर कट सकते हो। ठीक है, इट्स एंटायरली अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू मेक और ब्रेक योर हैबिट्स, और उसी हिसाब से मार्क्स आएंगे। सो ए लेवल में हम मुसलसल कह रहे होते हैं कि ये चीज हैबिट का हिस्सा बनाएं, ये चीज हैबिट का हिस्सा बनाएं, ये चीज बनाएं। जो आप नहीं बनाएंगे उसी के मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नोट फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर होती है एज ईदर द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ सल्फर और द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। वो उसको दोनों तरह से कंसिडर किया जा सकता है। ठीक, Sir, I have a question. श्योर, गो अहेड। Sir, in the first equation, delta H not C में सल्फर क्यों लिखा हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड क्यों नहीं लिखा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट्स में? हाँ देखिए, अगर आप डेल्टा एच नॉट सी लिखते हैं तो कंबस्शन हो रही है और कंबस्शन सल्फर की है। अगर आपने इसे सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन बनाना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसे डेल्टा एच नॉट एफ होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेशन एफ से रिप्रेजेंट होती है, कंबस्शन से नहीं। कंबस्शन होगी तो सल्फर होगा, फॉर्मेशन होगी तो आप फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड वाली बात पूरी करेंगे। ठीक है, जो भी वो तरतीब उसकी बनती है। Okay, sir. ठीक, विच जी। अब ये चीज मैंने एक्सप्लेन करनी थी जो आपने क्वेश्चन में पूछ ली। इससे लीडिंग एक और बात एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्वेश्चन आंसर हो गया है और समझ आ गया तो फिर वो लीडिंग चीज एक्सप्लेन करते हैं, करें। जी सर। अच्छा, अब होगा क्या, वो आपको समटाइम्स कंबस्शन की इक्वेशन दे देगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जिसमें फॉर्मेशन के लिए वैल्यू इस्तेमाल होनी है। अब किसी और बुकलेट या किसी और जगह पे फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं होती। ये लाइन अगर याद रह जाती है तो आपको पता होगा कि आपने उसे कैसे क्लेवरली यूज करना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ओके, गुड गुड। ठीक है, अच्छा, फर्दर इफ ही इज ट्राइंग टू बी टू क्लेवर टू स्मार्ट, ऐसा भी हो सकता है कि कंबस्शन इक्वेशन में इसने परमोल ना दिया हो और यहाँ पर एक्चुअली में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनते हों प्रोडक्ट के। समटाइम्स ऐसा हो भी जाता है कंबस्शन इक्वेशन में, क्योंकि वो ये न वाले नंबर ऑफ मोल्स वन रख रहे होते हैं। तो अगर उसने परमोल नहीं दिया हुआ या परमोल कंबस्शन के लिए दिया हुआ है, फॉर्मेशन बनाते वक्त उसका परमोल साइन चेंज हो सकता है डिविजन के लिए। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। आई एम गोना गिव यू एन एग्जांपल राइट अवे। आपने नाइट्रोजन की कंबस्शन की, ठीक है, ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है। आपने उससे फॉर्मेशन की इसकी, ठीक है, ये भी गैशियस है। अब इसकी डेल्टा एच नॉट सी की वैल्यू उसने कोट की हुई है, एक स्पेसिफिक वैल्यू उसने लेट्स सपोज कंबस्शन में दे दी है। ठीक है, मैं इनफैक्ट लेट्स राइट इट लाइक दिस, उसने यहाँ पर N2 बता दिया, उसको गैशियस बता दिया, इसको पूरा कर दिया, और उसके बाद उसने नेगेटिव में एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी किलो जूल पर मोल में। आगे चल के आपने इसे फॉर्मेशन में इस्तेमाल करना है, तो फॉर्मेशन की जो पर मोल की वैल्यू होगी वो ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, ये हाफ हाफ होंगे फिर आए। मींस ऑटोमेटिकली ये 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 और डेल्टा एच नॉट एफ जो भी वो हमारे पास बनता है NO, ये
ठीक है, ये वाली वैल्यू एक्चुअली डिवाइडेड बाय 2 होकर फिर यहाँ पर वो किलो जूल पर मोल के साइन के साथ आएगी। अब बात समझ आई? वेल ये सर इतना डिवाइड ज्यादा, ये देखिए ना यहाँ पर 2 था, तो ये हमने वैल्यू, खत्म करने। हाँ याद रखिए कि ये वाली जो वैल्यू थी ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए थी। जब आप इसको पूरे को बैलेंस करने के लिए 1 से हाफ लेके जाएंगे तो इसको भी तो हाफ होना चाहिए ना। बात सिर्फ सी या जी एफ के बदलने की नहीं है, बात उस इक्वेशन की उस पूरी चेंज की है। ठीक, मतलब आप एक साइड हाफ कर दें और दूसरी साइड इक्वेशन की हाफ ना करें, वो कैसे इक्वल हो सकते हैं? आपने ये वाला हिस्सा डिस्कशन में हाफ कर दिया, लेकिन इस हिस्से को आप हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो फिर आपने ठीक तो ना किया अपना काम। मैथमेटिकली एक साइड और दूसरी साइड बराबर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो दोनों बराबर हैंडल होती है। You get the point? यस सर। Fortunately, you'd only experience 2 to 3 questions in the entire topical related to this. Entire topical, entire 10 years papers. Fortunately, because this is actually a lot tricky. ठीक है, ये हायर ऑर्डर लर्निंग है, और इतनी हायर ऑर्डर लर्निंग ए लेवल में अप्लाई करके बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते। ठीक, लेकिन मुझे आपको मुश्किल से मुश्किल के लिए भी प्रिपेयर करना है, आसान भी समझाने हैं, सो आई नीड टू गो विद एवरी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी दैट यू मे एंड अप विद। ठीक है, आगे चलें। जी सर। ओके गुड। अब उन्होंने आइडेंटिफाई करने को भी कहा है कुछ रिएक्शंस के, कि वो डेल्टा एच आर है, एच एफ है, या डेल्टा एच सी है ना। एच आर, एच एफ या एच सी सेपरेटली बताना, आई थिंक वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बास रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एच सी के साथ साथ एच एफ भी हो सकते हैं, और हर रिएक्शन तो एच आर होता ही है। ठीक है, तो एक रिएक्शन मल्टीपल कैटेगरीज में भी फॉल कर सकता है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसा जी सर। सल्फर के लिए था, ये कंबस्शन भी है कार्बन की, और ये फॉर्मेशन भी है कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे हमने पीछे अभी सल्फर के साथ भी किया। तो अगर ये एक ही रिएक्शन इस तरह भी कैटेगराइज हो रहा है, इस तरह भी कैटेगराइज हो रहा है, दुनिया का कोई भी रिएक्शन ये भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, it actually depends upon your perception. With respect to carbon's perception, this is combustion. With respect of carbon dioxide perception, this is formation. It actually depends upon perception. तो इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, ये सिंपल जेनेरिक आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया हुआ है, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वहां नहीं आएंगे। ठीक, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि हाँ, यू मे कैटेगराइज अ सिंगल रिएक्शन टू फॉल अंडर 2 or 3 डिफरेंट कैटेगरीज, since one product category is further subdivided into smaller categories. ठीक है, and that product category is delta H naught R, because every type of reaction on this planet is of course a reaction, so delta H naught R. Okay, moving on. Standard enthalpy change of neutralization, delta H naught newt. Okay, so न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी चेंज है, लेकिन अब हम एसिड या अल्कली की बात नहीं करेंगे। When 1 mole of water is formed by the reaction of an acid with an alkali under standard condition. Now remember, most of the acids would come up with this ion, most of the alkalis would come up with this one. Together in combination, what they are making is water. So 1 mole of water formation is the basic of neutralization's enthalpy change. So that's how it works, which means for any equation, and this is the ionic equation, he actually explained it for you to understand, and he actually explained about the spectator ions as well, which we discussed back in IGCSE's book, and which actually take no part in the reaction. This actually reaction is all about the neutralization of this one with this one and this one with this one, right? Acid alkali को alkali acid को at the same time neutralize कर रहा होता है, फिर water बनता है. Okay, which brings us to a point कि अगर ऐसी किसी इक्वेशन को आपने बैलेंस करना हो फॉर दिस पर मोल साइन, याद रखिए आपको 1 मोल ऑफ वाटर चाहिए, तो इसका साइन 1 होगा, उसके हिसाब से रिस्पेक्टिवली आप सबको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये 1 रहे।
ताकि पर मोल साइन पुटअप हो सके। ये बात समझें कि जिस स्पेसिफिक चीज को मैं 1 मोल कहता हूं किसी भी डेफिनेशन में, इक्वेशन में उसका 1 मोल होना जरूरी है फॉर दिस पर मोल साइन टू बी हेयर। और वो बुक ने सिर्फ एक दफा बताया है। नेक्स्ट केसेस में बुक अज्यूम करती है कि बच्चे को ये बात समझ आ रही हो कि बच्चा इतना तेज होगा कि यहाँ पर 1 देख के यहाँ पर मोल साइन देख के मैच कर ले। और अगर आप इतने शार्प नहीं है, यू आर एक्चुअली फॉरगेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which can puzzle you or make you use a wrong value for your questions. And of course, from there on onward, every answer would be incorrect. Since the starting picking choice is wrong. Okay, let's move on. Okay,